हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन ऑनलाइन क्लासेस। आज क्लास 9 के लिए हिस्ट्री में जो टॉपिक होगा, रिलेशन 1 का टॉपिक राष्ट्रीय सभा एवं उसके कार्य। राष्ट्रीय सभा पे हम चर्चा करेंगे। जनसाधारण अर्थात तृतीय स्टेट के द्वारा टेनिस कोर्ट में जो शपथ हुई थी, टेनिस कोर्ट के शपथ से भयभीत होकर फ्रांस का राजा लुईस 11वां तीनों सदनों की बैठक 27 जून 1789 में तीनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाया। संयुक्त बैठक बुलाने का के लिए आदेश दिया। राष्ट्रीय सभा में दो दलों का जिक्र है। राष्ट्रीय सभा में दो दल थे, जिसमें पहला दल जैकोबिन दल के नाम से जाना जाता है। जैकोबिन दल जो है, इनकी जो आंदोलन है, ये लोग जो समाज में परिवर्तन चाह रहे हैं, जो व्यवस्था चाह रहे हैं, और उनका जो तरीका है, उनका तरीका उग्रवादी आतंकी तरीका है। और ये लोग फ्रांस में प्रबल गणतंत्र के समर्थक हैं। प्रबल गणतंत्र, जैसा कि आप गणतंत्र के विषय में जानते ही हैं कि राजा का चुनाव होना चाहिए, मत के द्वारा सरकार का चुनाव होना चाहिए। तो जो बदलाव चाहते हैं जैकोबिन दल, उनका जो तरीका है वो उग्रवादी तथा प्रबल गणतंत्र के समर्थक हैं। और इस दल के जो प्रमुख समर्थक हैं, प्रमुख नेता हैं, जिनमें रोबेस्पियर का नाम सबसे प्रमुख है। इसके अलावा दांते और डॉक्टर भाटा जैकोबिन दल के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। दांते, रोबेस्पियर और डॉक्टर भाटा। इसमें से जो दूसरा दल है, जिसका नाम संविधानवादी दल या जीरोंदिस्ट के नाम से जाना जाता है। संविधानवादी दल, यानी कि इस दल के जो नेता थे, इस दल के जो समर्थक थे, मुख्य रूप से लाफायते तथा ओवेसिये, ये दो प्रमुख नेता संविधानवादी दल के या अथवा जीरोंदिस्ट दल के नेता थे। और इन्होंने जो फ्रांस में राजतंत्र की बात की है, वो ऐसी राजतंत्र की बात की है जो संविधानवादी, अर्थात राजा तो हो, लेकिन उसका जो व्यवस्था है, उसका जो कानून है, वह संविधान के तहत हो। अर्थात राजा राजतंत्र अस्तित्व में बना रहे, लेकिन उसमें संविधान को जोड़ के देखा गया। ऐसी व्यवस्था संविधानवादी दल के तहत इन नेताओं ने फ्रांस में ऐसी व्यवस्था की कल्पना की। इसके जो प्रमुख नेता हैं लाफायते तथा ओवेसिये। इसके बाद से ये तो राष्ट्रीय सभा का एक छोटा सा परिचय। राष्ट्रीय सभा क्या है, जिसमें उनके अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे उसके कार्य। अर्थात राष्ट्रीय सभा ने जो कार्य किए, जो महत्वपूर्ण कार्य किए, उनमें सबसे पहला जो काम है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य, नागरिकों के जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789 को की गई। अर्थात राष्ट्रीय सभा के द्वारा 27 अगस्त 1789 ईस्वी में नागरिकों के जन्मजात मौलिक अधिकारों की बात की गई। चूंकि आप जानते हैं, इसके पहले नागरिकों को कोई जन्मजात मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं थे।
विशेषाधिकारों पर जो अधिकार था वह कुलीन वर्गों, पादरियों, सामंतों को अधिकार मिला हुआ था, जिसके विरोध में फ्रांस की संक्रांति हुई थी। तो ऐसे में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय सभा का जो पहला काम है वह है कि नागरिकों के लिए जन्मजात मौलिक अधिकार की घोषणा, यानी कुछ ऐसे मानवीय अधिकार की घोषणा की गई और उस पर व्यक्ति का अधिकार जन्म लेने के उपरांत जन्म से ही उनको प्रदान किया गया, जो 27 अगस्त 1789 को किया गया। इसके बाद से दूसरे पॉइंट में चर्च की संपत्ति को जब्त करने की घोषणा की गई और यह डेट है 10 अक्टूबर 1789। 1789 में 10 अक्टूबर 1789 को चर्च की संपत्ति को जब्त करने की घोषणा की गई, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय सभा ने देश को आर्थिक संकट से दूर करने के लिए चर्च के अधीन जो भी संपत्ति था, चर्च के अधिकार में जो भी संपत्ति था, उसको जब्त करने का काम किया, एक रूल बनाकर 10 अक्टूबर 1789 को। इससे चर्च की संपत्ति सीधे कानून के द्वारा किसानों में बांट दी गई और ऐसे में जनसाधारण की आर्थिक कठिनाइयां दूर करने का काम किया गया। इसके बाद तीसरा जो कार्य है इसमें वह है संविधान का निर्माण। राष्ट्रीय सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया और संविधान निर्माण में राजा की शक्तियों को कम किया गया और पादरियों को पोप की अधीनता से मुक्त किया गया। ये दो चीज प्रमुख रूप से समझिए कि संविधान के निर्माण के द्वारा राजा की शक्ति को कम किया गया, अर्थात राजा की अपार शक्तियों को जो वह अपने स्वेच्छानुसार निरंकुशवादी विचारधारा के तहत लोगों पर अपना अधिकार बनाए रखा था, उस शक्ति को कम कर दिया गया और साथ ही साथ पादरियों को प्रमुख पोप के अधीनता से मुक्त कर दिया गया। दूसरी जो नेक्स्ट पॉइंट, सामंती विशेषाधिकारों की समाप्ति। सामंती विशेषाधिकार जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कुछ सामंत वर्ग को कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे, जो उनके जन्म के आधार पर ही जन्म लेते ही उन्हें कुछ विशेष अधिकारों की प्राप्ति हो जाती थी। एग्जाम्पल, उनके अधिकार में अत्यधिक संपत्ति होना और कर न देने का जो विशेषाधिकार था, ऐसे अनेक प्रकार के सामंती अधिकार समाप्त कर दिए गए। नेक्स्ट कार्य जो है चुनाव द्वारा पादरियों की नियुक्ति। इसके पहले पादरियों की जो नियुक्ति होती थी वह कुछ खास राजा और सामंतों के चहेते व्यक्ति को ही पादरी बनाया जाता था। अतः ऐसे अर्थात वंशावली अपने सगे संबंधियों को ही पादरियों की नियुक्ति में स्थान दिया जाता था। अतः राष्ट्रीय सभा के नेक्स्ट जो कार्य में आप देखेंगे कि पादरियों की जो नियुक्ति होना शुरू हुआ वो किसके द्वारा होना शुरू हुआ? चुनाव के द्वारा। इसके बाद से जो लास्ट कार्य आप देखेंगे, राजा के अधिकारों में कमी की गई। राष्ट्रीय सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राजा की जो भी शक्तियां मिली हुई हैं, जो भी सर्वोच्च शक्तियां, सभी शक्तियां राजा के हाथ में निहित है, उसको कम करने का काम किया गया और इन शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने का काम किया गया और इसको बांटा गया।
व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के हाथों में, अर्थात हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सभा द्वारा राजा के अधिकारों में कमी करने का काम किया गया। इसी क्रम में अगला टॉपिक इसमें होगा जो फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका क्या है। तो फ्रांसीसी क्रांति में आपने पढ़ा होगा कि महिलाओं की जो भूमिका थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इनकी सक्रिय भागीदारी के कारण फ्रांसीसी समाज में अनेक प्रकार के बदलाव देखने को मिले। अर्थात फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं का योगदान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके योगदानों के तहत फ्रांसीसी समाज में हम बहुत सारे परिवर्तनों को देख सकते हैं और बहुत सारे परिवर्तन या बदलाव आ सके। अगर इसमें ध्यान दें तो देखेंगे कि अधिकांश महिलाएं जो थी तृतीय स्टेट से संबंधित अधिकांश महिलाएं जिनका काम सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, बाजारों में फल सब्जियों को बेचना अर्थात अन्य घरेलू कार्यों को करने में ही व्यतीत होता था, इनका यही काम था। अधिकतर महिलाएं जो है अशिक्षित होती थी। केवल उन्हीं महिलाओं, कुलीन तथा धनी व्यक्तियों की महिलाएं ही कॉन्वेंट में पढ़ाई कर सकती थी। अर्थात महिलाओं की अगर बात करें तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग की महिलाओं की दशा ही अच्छी थी, वही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर सकती थी और बाकी जो महिलाएं जनसाधारण तथा तृतीय स्टेट की जो महिलाएं थी उनका ज़्यादा से ज़्यादा काम कपड़ों की धुलाई करना, सिलाई बुनाई करना, फल सब्जियां बेचना और घरेलू काम भी करना था। इसी क्रम में हम देखेंगे कि 1791 का संविधान जब बना तो इस संविधान में महिलाओं को सबसे ज्यादा निराश किया गया और इस रूप में कि उनको मताधिकार से वंचित रखा गया। 1791 का संविधान के द्वारा महिलाओं को मताधिकार से वंचित किया गया और उन्हें मत देने का अधिकार, असेंबली में निर्वाचित होने का अधिकार और अन्य राजनीतिक पदों पर कोई अधिकार नहीं मिला। इसलिए इनमें महिलाओं ने इसके लिए मांग करना शुरू किए, राजा के समक्ष, सरकार के समक्ष अपने अधिकारों और राजनीतिक पदों पे नियुक्ति के लिए मांग करना शुरू कर दिया। अपने मांग को व्यापक रूप प्रदान करने के लिए महिलाओं ने महिला क्लब की स्थापना की। महिला क्लब जो उस समय लगभग महिला क्लबों की संख्या 60 के से ऊपर थी, लगभग 60 महिला क्लबों का अस्तित्व देखने को मिलता है और उन सभी महिला क्लबों में सबसे जो प्रमुख महिला क्लब था, प्रसिद्ध क्लब था, जिसका नाम था दी सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। ये जो क्लब है जिसका नाम द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, यह उस समय के महिला क्लबों में सबसे प्रसिद्ध क्लब था। इसके अलावा इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं ने अनेक प्रकार के समाचार पत्रों के माध्यम से भी अपने अधिकारों की मांग की और क्रांतिकारी भूमिका निभाने का काम किया। क्रांतिकारी महिलाओं में अगर हम बात करें तो एक सबसे प्रसिद्ध जो महिला है क्रांतिकारी महिला ओलंप द गूज, जिसका नाम है ओलंप द गूज। इन्होंने 1791 में संविधान द्वारा घोषित जो घोषणा पत्र था उसमें पुरुष एवं नागरिक अधिकार की बात की गई। उसमें इन्होंने ओलंप द गूज ने इसका विरोध किया।
पुरुष एवं नागरिक अधिकार कानून का विरोध किया और उसके स्थान पर इन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार किया जिसका नाम महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र रखा गया। अर्थात ओलंपिक रूस जो 1791 में संविधान में महिलाओं के लिए पुरुष एवं नागरिक अधिकार की घोषणा पत्र के स्थान पर उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र तैयार किया जिसको उन्होंने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। इस घोषणा पत्र के द्वारा इन्होंने नेशनल असेंबली तथा महारानी से यह मांग की कि इस घोषणा पत्र पर कार्रवाई की जाए, लेकिन 1793 ईस्वी में जैकोबिन्स की आपने चर्चा किया, जैकोबिन्स सरकार ने जबरदस्ती महिला क्लबों को बंद करा दिया गया और बाद में उनकी आलोचना भी हुई। नेशनल कन्वेंस द्वारा इन पर मुकदमे चलाए गए, ओलंपिक रूस पर मुकदमे चलाए गए और उनको फांसी की सजा दी गई। इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसका जिक्र हम करेंगे, वर्साय पर आक्रमण। यह वर्साय का महल जो राजा का महल है, इस पर स्त्रियों ने, फ्रांस की जो महिला है, उन्होंने अपने विभिन्न मांगों को लेकर के एक जुलूस लेकर के वर्साय के महल पर प्रस्थान की और भीड़ ने आक्रोशित होकर, महिलाओं की काया भीड़ जो है आक्रोशित होकर महल के दरवाजे को तोड़ दिया। महल में महारानी भयभीत होकर राजा के कमरे में भागकर चली गई। इसके बाद राजा अपने परिवार के साथ उन आक्रमणकारी महिलाओं के सम्मुख उपस्थित हुआ और उसने उसके आजीविका के संकट को शीघ्र दूर करने के लिए उन्हें भरोसा दिया है। अर्थात राजा ने उन महिला आक्रमणकारियों को, उन महिला आंदोलनकारियों को ये भरोसा दिलाया कि वह जो है उसकी आजीविका के संकट को शीघ्र दूर कर देगा। इस भरोसे के बल पे और सपरिवार पेरिस जाना स्वीकार कर लिया। इस तरह से यह घटना जो है फ्रांस के इतिहास में एक राजतंत्र के समर्थकों के अनुसार अगर देखें तो इसको हम राजतंत्र के समर्थक इसे चुड़ैलों का धावा के नाम से जानते हैं, वर्साय के आक्रमण को, और गणतंत्र के जो समर्थक थे, राजतंत्र के विरोधी जो थे, उनके अनुसार जो है यह परियों के धावा के नाम से इस आक्रमण को जाना जाता है। इस प्रकार जो है वर्साय के महल पर जो महिलाओं का आक्रमण हुआ उसमें राजा उनके कुछ मांगों को स्वीकार किया, उसको आश्वासन दिया। और अगर समर्थकों की बात करें तो राजतंत्र के समर्थक इस आक्रमण को चुड़ैलों का दावा और गणतंत्र के समर्थक या राजतंत्र के विरोधियों के अनुसार यह परियों का धावा के नाम से प्रसिद्ध है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के वीडियो में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान के विषय में चर्चा की जाएगी। थैंक यू।